कल याद होगा हमने इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया है और इंस्ट्रूमेंट में क्या देख लिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप ना। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसका नाम होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जाहिर सी बात है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, जो इसका मैग्नीफाइंग पावर होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, जो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सही बेटा, उसका नाम ही बता रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इसका मैग्नीफाइंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है, और कारण ये होता है कि बेटा इसमें हम दो लेंस यूज़ करते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस हमने यूज़ किया था? सिंगल। यहाँ पे दो लेंस यूज़ करते हैं। एक लेंस को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव, एक लेंस को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे वाले लेंस को कहते हैं आई पीस। ठीक है, एक को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को क्या कहते हैं? आई पीस। तो जो हमारा ये लेंस है, ये दोनों ही लेंस नेचर में अगर हम बात करें तो दोनों ही लेंस हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। अक्सर हम जो है कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ये भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस ये भी होता है। आगे हम जाएंगे तो ये हम पाएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अगर हम अपर्चर देखें ना, या उसका हम साइज देखें, जो भी आप कहें, तो ये साइज इसका स्मॉल होता है, और इस वाले जो आई पीस है इसका जो साइज होता है वो बिग होता है, बिग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो इतना कुछ हमको दिखेगा। अब आप एक यहाँ पे खास बात देखेंगे कि जो आई पीस वाला लेंस होगा, ये आई पीस वाला लेंस, ये बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले हम एक आई पीस यानी एक और लेंस लगाए होंगे। तो ये पहला वाला लेंस होगा, ये थोड़ा सा मैग्निफिकेशन देगा, इसका कुछ अपना जाहिर सी बात है मैग्नीफाइंग पावर होगा, और सिंपल माइक्रोस्कोप का भी अपना मैग्नीफाइंग पावर होगा। तो सोचो, पहले का मैग्नीफाइंग पावर दूसरे का मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है बहुत ही इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा वो MT1 और MT2 से मिलकर बना होगा, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो नॉर्मल यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। बताओ बेटा, आप लोग ये समझ पा रहे हैं? अब बेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रे डायग्राम होता है उसको हम उसमें क्या होता है, हम उसमें क्या देखते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसी से हम जाहिर सी बात है अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। नहीं तो मैं बनाऊंगा तो बड़े बड़े रेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये है जिसके ऊपर हमको बात करेंगे। तो बेटा फिगर ये सबको दिख रहा है? बताओ बेटा, ये फिगर दिख रहा है? तो बेटा ये फिगर जो दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दो लेंस दिख रहे होंगे ना। ऑब्जेक्ट देखो आप किस तरफ है, इस तरफ ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखो, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास एक लेंस रखा गया है, और जो लेंस इसके पास रखा गया है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ये वाला जो लेंस है इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ये पहला वाला है ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा वाला जो आंख के पास है उसको हम क्या कहते हैं? आई पीस। तो बेटा मैंने आपको दो लेंस बताया था ना, एक बताया था ऑब्जेक्टिव और दूसरा बताया था आई पीस। अब मुद्दा ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है अगर इसका साइज देखें, और ये जो आई पीस है उसका साइज देखें, तो इसमें किसका साइज बेटा बड़ा दिख रहा होगा? किसका साइज बड़ा दिख रहा होगा? हाँ, आई पीस का, इसका साइज आपको बिग दिख रहा होगा, और ऑब्जेक्टिव जो है उसका साइज क्या दिख रहा होगा? स्मॉल। अब स्मॉल और बिग होने का मतलब क्या होता है बेटा? वो सिंपल सी बात होती है, ये सारा मामला किससे शुरू होता है? अपर्चर से।
अगर अपार्चर ज़्यादा है तो जो साइज होगा वो भी क्या होगा, जो साइज होगा, साइज वो भी क्या होगा, बिग होगा ना। अच्छा, अगर साइज बिग है इसका मतलब अपार्चर ज़्यादा है, अपार्चर ज़्यादा होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आपकी तरफ आ पाएंगे। लेकिन अगर अपार्चर छोटा है, मान लो अपार्चर छोटा है, तो उस केस में जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बिग के बजाय स्मॉल हो जाएगा, और उस केस में कम से कम लाइट रेज आप पे आएंगे। तो इस केस में आप पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आएंगे क्योंकि अपार्चर ज़्यादा है, मोर लाइट इंसिडेंट होगा। और जब स्मॉल होगा तो जाहिर सी बात है लेस लाइट आप पे इंसिडेंट होगा। अब खासियत क्या है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव है वो चूंकि ऑब्जेक्ट के बहुत पास में होता है। आप जरा यहाँ पे ध्यान दें फिगर में भी कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जेक्टिव यहाँ है, बहुत पास पास, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम। अगर ऐसा है तो भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उससे भरपूर मात्रा में लाइट जो है हमारे इस पहले वाले लेंस तक पहुंच रही है जिसका नाम ऑब्जेक्टिव है। तो जब लाइट बहुत ज्यादा इसके पास पहुंच रही है तो इसको बहुत बड़ा होके बहुत ज्यादा लाइट को गेन करने की जरूरत नहीं है, कम ही साइज का रहेगा, छोटे ही साइज का रहेगा, कम ही अपर्चर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में है इसलिए उससे ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पे आ जाएगी और इस तरीके से ये एक ब्राइट इमेज बनाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे जब टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत बड़ा होगा। कारण क्योंकि टेलीस्कोप से हम बेटा दूर की चीजें देखते हैं, दूर की चीजें देखेंगे, दूर से लाइट बहुत कम आ रही होंगी। दूर से लाइट जब कम आ रही होंगी तो भाई हम जाहिर सी बात है अपने ऑब्जेक्टिव को बड़ा कर देंगे, जिससे जितनी भी लाइट कम से कम आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑब्जेक्टिव पे आके गिरे, जिससे हम जो इमेज बनाए वो ब्राइटर हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होने का कारण ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा रेस्पेक्टिव लाइट हमारे ऑब्जेक्टिव पे गिरेंगी और ये बड़े आराम से ब्राइट इमेज बना देगा। यही कारण है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया है वो स्मॉल साइज का लिया है, जबकि जो आईपीस दिख रहा होगा आपको, आईपीस का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, बताओ बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत, बताओ बेटा किसी को दिक्कत। नो सर। तो अब बढ़ते हैं कि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या निकालना है, क्या कुछ कंस्ट्रक्शन है। तो बेटा आप दो लेंस तो देख ही लिए। बेटा इन दो लेंस के साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये दोनों लेंस दिखे रहे होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस, ये इसको बेटा हम बढ़ा घटा सकते हैं ना, इनको हम चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, दो लेंस का जो सिस्टम है, और वो एक ट्यूब में कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा ट्यूब हो जाएगा, ऐसा ट्यूब हो जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का ट्यूब हो जाएगा ऐसे। तो ये जो ट्यूब है उसमें बेटा हम ये जो जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको हम चाहें तो इनके बीच यानी दोनों आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो भाई, जैसे मान लो कि मैंने आई पीस को मूवेबल रखा या ऑब्जेक्टिव को मूवेबल रखा या दोनों को मूवेबल रखा, तो क्या होगा, जैसे आई पीस को मैं दूर करता हूँ, जाहिर सी बात है इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, या आई पीस को पास करता हूँ तो इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस घटेगा। तो बेटा ये दोनों ही जो लेंस होते हैं वो ट्यूब में फिक्स होते हैं, ट्यूब में कनेक्टेड होते हैं, और ट्यूब खुद मूवेबल होता है, इसलिए हम बड़े आराम से ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस जो है वो अल्टर यानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में एक बात और होती है जो आपको ट्यूब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ लेंसेज connected to a movable tube and we can alter, alter का मतलब चेंज करना ना, we can alter the distance of tube means distance between both lenses। बताओ बेटा इसका मतलब आप लोग समझ गए, ये मैंने क्या लिखा जो है उसका मतलब क्या है, ये बताओ बेटा। भाई आप लोगों को आवाज आ रही है, आप बताएं क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि मैंने क्या बताया ये। बेटा मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है क्या।
यस सर। फिर आप लोग बोलते क्यों नहीं बेटा? ये एकदम आदर्श हुए, आशिफा, देवेंद्र, और बहुत सारे लोग हैं, उदित। अच्छा, वैसे उदित का नाम बदल चुका है तो। गुरदीप, विकास, बेटा ये आप लोग बातें समझ में आ रही हैं? बताएं बेटा। सर। यस सर। बेटा आप लोग बोलते क्यों नहीं है? मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगता है कि एकदम गायब है। कोई सामने वाला बोलेगा नहीं तो मुझको क्या लगेगा? समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, यही लगेगा। तो बताओ बेटा, ये सबको समझ में आ गई मैंने क्या बोला कि कैसे ट्यूब में लगा रहता है और उनके बीच के डिस्टेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सही बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बेटा, जब हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें जाहिर सी बात है एक बात तो देखना जरूर पसंद करते हैं, या एक बात के बारे में जरूर बात करते हैं कि भाई इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो यहाँ पे एक हम मैग्नीफाइंग पावर की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ यहाँ पे हम लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब से हमारा मतलब ये होता है कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज। हाँ, तो जो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे आप देखो, दोनों लेंस ये दिख रहे होंगे आपको, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है। इसी डिस्टेंस को बेटा हम जिस ट्यूब में ये लगे होते हैं ना उसी का लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो हमको हर आगे के इंस्ट्रूमेंट में, जैसे आगे के इंस्ट्रूमेंट हम क्या क्या पढ़ेंगे, आगे के इंस्ट्रूमेंट ये पढ़ रहे हैं, आगे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। इन दोनों में बेटा हमको ट्यूब के लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो ट्यूब का लेंथ कुछ और नहीं होता बल्कि दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमारा काम ये भी बढ़ जाएगा कि भाई हमको लेंथ ऑफ ट्यूब की भी बात करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है जो मैग्नीफाइंग पावर उसकी बात तो करनी ही है। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर में आपने देखा होगा दो बातें करते हैं बार बार। एक तो ये करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कंडीशन क्या है, उसमें क्या होगा, और दूसरा किसकी बात करते हैं, मिनिमम स्ट्रेस। यही दो बातें हम करा करेंगे। और आगे भी जैसे जब हम आगे पढ़ रहे होंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो उसमें भी करेंगे, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें भी करेंगे। पर बेटा बातें हमें बड़ा आसान हो चुका होगा, कैसे? क्योंकि बेटा मैंने आपको ये बता रखा है, अभी अभी ऊपर बताया कि ये जो हमारा आई पीस है ये कैसा काम कर रहा होगा बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप तो हमने कल ही पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो उसी के कॉन्सेप्ट को हम इस आईपीस के लिए यूज कर लेंगे। और ये जो है ऑब्जेक्टिव, ये तो वो सिंपल सा है हमारे लिए, एक एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो हमने मैग्नीफाइंग पावर का कॉन्सेप्ट देखा था, मैग्नीफाइंग पावर, वो याद है बेटा, डी अपॉन यू था। यस सर। यस सर। अब यही दो हो गया था, याद होगा तो ये u की वैल्यू दो जगहों पे अलग अलग आई थी। तो एक आ गया था मैक्सिमम स्ट्रेस, 1 प्लस डी अपॉन एफ। हाँ मैक्सिमम स्ट्रेस में ये मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया था, 1 प्लस 1 प्लस डी डी अपॉन एफ। अपॉन एफ। यहाँ पे एफ क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एक ही था। और मिनिमम स्ट्रेस की दूसरी कहानी होगी, मिनिमम स्ट्रेस में हमने देखा था ये हो गया था डी डी अपॉन अपॉन एफ। एफ ना। इसमें सिंपल सा जो यू था, दूसरे केस में वो एफ आ गया था, और पहले केस में हमने निकाला था, याद होगा आपको। निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, और इस तरीके से हम दोनों मैग्नीफाइंग पावर जानते होंगे, हमको इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सही बेटा? रही बात कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा यहाँ पे जब हम बात कर रहे होंगे तो भाई देखो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दो यू दिखेंगे, पहला यू दिखेगा ऑब्जेक्टिव के करस्पॉन्डिंग, दूसरा यू दिखेगा आई पीस के करस्पॉन्डिंग। तो भाई हम एक चेंज कर लेंगे, चेंज क्या कर लेंगे, यू के जगह पे यू ई बोलेंगे, ई स्टैंड फॉर आई पीस। सही है, तो जो फोकल लेंथ होगा उसमें जहाँ पे एफ होगा वहां पे एफ ई बोल देंगे ना, बस इतना ही चेंज हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा होगा, बेटा कॉन्वेक्स लेंस सिंपल सा एक लेंस है। तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन याद है बेटा, लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है? सॉरी सॉरी ब्रो। हाँ, क्या वी होता अपॉन यू नहीं होता सर? ये कौन है? है? वी अपन यू होता है। आपने माइनस कहा नहीं कहा, मुझको माइनस समझ में आया। कहा था सर। हाँ, तब वी अपन यू ही होता है, लेकिन माइनस नहीं लगा होता है, मिरर में माइनस जी लगा सर। होता है, याद है? तो वी यहाँ पे और यू यहाँ पे किसके लिए है, जाहिर सी बात है पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ओ जो है सफिक्स में लगा देता हूँ, जिससे आप समझ पाए कि हाँ भाई
किस वाले लेंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा यहाँ पे? जी सर। हाँ, अब कहानी बिल्कुल बेटा वही है। कहानी क्या है याद करें, सबसे पहले कि मैंने जब आपको बताया था कि भाई हम लेंस के किस पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रखें। तो याद है बेटा हमने क्या बात करी थी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें ना। तो यहाँ पे आई पीस को आप ध्यान से देखिए। आई पीस के लिए जो पहले ऑब्जेक्टिव से इमेज बना है, जो आपको ए डैश बी डैश दिख रहा है, ये बेटा ये बीच में बना, ये मेन है पहला वाला, ये वाला है मेन ऑब्जेक्ट, ये वाला है मेन ऑब्जेक्ट, ये वाला है पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज। तो ये जो बीच वाला इमेज है बेटा, इसको हम कहते हैं चूंकि इंटरमीडिएट, इसको हमको देखना नहीं, हमको किसको देखना है? फाइनल इमेज को, ये इसको देखना है। तो जो ये बीच वाला इमेज है जिसका नाम है ए डैश बी डैश, इसको हम इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले ए डैश बी डैश, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट इमेज। सही बेटा, इसको इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं। और इंटरमीडिएट इमेज बोलने का मतलब यही है कि भाई ये बीच का है और ये बीच का है और हमको इसको नहीं देखना है, हमको तो फाइनल इमेज को देखना है। आपको दिख रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट का नाम इसने बोला है ए बी, बीच वाले का बोला है ए डैश बी डैश, और सबसे लास्ट वाले जिसको हमको देखना है उसका नाम है ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर है? बताओ बेटा, क्लियर यस है? सर। तो देखते हैं बेटा एक एक करके। अ, जो हमने अभी बात करी है, अच्छा बेटा आपको मालूम है सर कि टोटल मैग्निफिकेशन जब हम निकालते हैं, जैसे मान लो हमसे सर पूछा जाए, इसमें इमेज पीछे नहीं बनेगी ऑब्जेक्ट के? ना ना ना, पीछे नहीं। देखो, अब एक बात देखो जरा, ऑब्जेक्टिव लेंस अगर देख रहे हो तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बना है वो कहाँ पे बना है? एफ नॉट के आगे और इंफिनाइट के बीच में ना। तो ये यस दिख रहा है बेटा। सर। तो ये तो जाहिर सी बात है, पहले लेंस के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो दूसरी साइड बना। लेकिन कल का हमने देखा है ना कि जो हमने कल देखा था जिसका नाम था सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाते थे? हम ऐसे कुछ बनाते थे कि वो एफ और सी के बीच में आ जाए, जिससे हमको इरेक्टेड और इनलार्ज में मिले, वर्चुअल मिले प्ले। देखो यहाँ पे जो यस दूसरा वाला सर। लेंस है जिसका नाम है आई पीस, उसके लिए यहाँ पे आपको एफ लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा दूसरे वाले के लिए, लेकिन सी के आगे थोड़ा सा ए डैश बी डैश है और इसका इमेज उसी तरफ बना जिस तरफ इंटरमीडिएट इमेज है। और वो कहाँ पे बना? ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका मतलब ये है कि ये वर्चुअल है, दूसरे वाले आईपीस के लिए वर्चुअल है, और हम दूसरे वाले को ही तो सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। तो जो हमने कल कहानी पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है? आई पीस के लिए सिंपल पढ़ी माइक्रोस्कोप। है, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी आई पीस के लिए। तो आई पीस के लिए तो वही यस काम है कि सर। उसका इमेज उसी तरफ बनेगा, लेकिन पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए दूसरी साइड में बन रहा है। तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका जो इमेज बना दैट इज ए डैश बी डैश। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब सर बेटा, अच्छा हाँ बोलो। हसन को ऐड कर लीजिएगा। हसन तो ऐड कर लिया है फैजान जी। नहीं है सर। फैजान तो फैजान है। फैजान तो ऐड है। हाँ फैजान ऐड है। ठीक है बेटा। तो अब सोचो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो याद है बेटा, जब लाइट दो लेंस से गुजरे, चाहे किसी भी दो एलिमेंट से 10 एलिमेंट से गुजरे, तो सबके मैग्निफिकेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। याद है? मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई यस कर देते सर। थे। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। और किसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे? हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कहा आपने? बेटा आप, फैजान तुम्हारा हेलो सर। हाँ हाँ बेटा, हेलो सर, हाँ बेटा बोलो बोलो, मैं बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा, मेरी मेरी आवाज तुमको आ रही है? चलो बेटा। तो हाँ सर। हम्म, सर आपको आपने कुछ कहा मुझसे? नहीं नहीं, आप ये लोग पूछ रहे थे कि फैजान है या नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है फैजान। ठीक है बेटा। ना सर, वो ना कनेक्शन टूट गया सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं बेटा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा। तो सिंपल सा बेटा होगा,
पहले का मैग्निफिकेशन ले लेते हैं और दूसरे का मैग्निफिकेशन ले लेते हैं। दूसरे के मैग्निफिकेशन को बेटा मैंने MP2 कह रखा है तो उसी को MP2 कह देंगे। पहले का मैग्निफिकेशन स्मॉल m है, तो पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? पहला लिखा है m, m किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके लिए क्या होगा बेटा? V/U लिख लिया। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए सफिक्स में नॉट लगा देते हैं तो मैंने नॉट लगा दिया, जिससे मान चल जाएगी ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। अच्छा, दूसरा मैग्नीफाइंग पावर टू किसका है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप का, आई पीस का। तो उसका क्या है बेटा? D/U। 1 plus d हाँ, upon f. नहीं नहीं, वो तो अलग अलग केस के लिए है ना। मेन फॉर्मूला था D/U। अब D/U कभी 1+D/F बन जाता है, कभी D/F बन जाता है, ठीक है, लेकिन मेन फॉर्मूला था D/U। ये दिखाऊं जी क्या? सर। कल का दिखाऊं मैं? नहीं 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 सर, सर, यही था। अभी तो लिखा था भाई। ये क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं वो सिंपल। याद है सर। हाँ, D/U लिखा है, वही हमने यहाँ पे। जी सर। yes, sir. क्लियर बेटा? तो ये है बेटा मैग्नीफाइंग पावर, और जिस केस में हमको मैग्नीफाइंग पावर चाहिए उस केस में हम बस यूई की व्यवस्था कर लेंगे, काम चल जाएगा। बताओ सही बेटा? क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों केस की बात करते हैं। याद है बेटा दो कंडीशन था कि मैक्सिमम स्ट्रेस और ये सब, वही वाला। तो बात करें तो सबसे पहला कंडीशन 1 की या केस 1 की। इसमें बात करते हैं फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस कंडीशन, या मैक्सिमम से पहले मिनिमम स्ट्रेस कंडीशन लिखा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो जाएगी, बस दोनों सेम ही है। मिनिमम स्ट्रेस। बेटा मिनिमम स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि जो दूसरा वाला इमेज है, दूसरा वाला मतलब दूसरा वाला लेंस मतलब आई पीस है, जरा यहाँ पे देखो। हम ये क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई होगी। बेटा ये आपको जो अभी फिगर में दिखा रहा था, ये फिगर भी आपके लिए धुंधला हो गया है क्या? यस यस सर, सर, थोड़ा सा। साफ साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, साफ नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट, मुझको फिर से लाना पड़ेगा। बेटा यहाँ बगल में लगा देता हूँ जिससे आपको दिखता रहे। ठीक है बेटा, ये वही फिगर है जो अभी हमने ऊपर देखा है। अब देखो बेटा मिनिमम स्ट्रेस की कहानी क्या है। याद है बेटा हम मिनिमम स्ट्रेस में क्या करते हैं? अपने आंखों के पास जो लेंस होता है, कल था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने मिनिमम स्ट्रेस कंडीशन देखा था। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो लेंस है। पहला लेंस का तो काम यही कि भाई दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की व्यवस्था करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है कि वो A', B' जो इंटरमीडिएट इमेज है वो बना दे, उसका काम खत्म। हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात मेनली किसकी करेंगे? हम बात मेनली करेंगे आई पीस की। अब आई पीस के लिए मिनिमम स्ट्रेस कब होगा? सोचो जरा। अगर हमारे लिए ये जो A', B' इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है वो कहीं आई पीस के फोकस पे अगर बन जाए, अगर A', B' आई पीस के फोकस पे बन जाए, तो बताओ बेटा इमेज कहाँ बनने लगेगा? इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट पे। क्या नहीं लगता कि यही वो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मिनिमम स्ट्रेस? यस सर। बेटा ध्यान से देखना, मेरे पास दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो देख किससे रहा हूं? मैं तो आई पीस से देख रहा हूं ना। तो आई पीस के रिस्पेक्ट में हमारा इमेज अगर इनफाइनाइट पे बन जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं? हम मिनिमम स्ट्रेस कंडीशन में है। इसका मतलब यहाँ पे इनफिनाइट कौन होगा? यहाँ पे इनफिनाइट कौन होगा? यहाँ पे वी मतलब इमेज, ई स्टैंड फॉर आई पीस। अगर ये इनफिनाइट हो जाए तो इसका मतलब हम किस कंडीशन में होंगे? मिनिमम स्ट्रेस कंडीशन में। अच्छा, उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि भाई जो यू ई हो वो किसके बराबर हो जाए? एफ ई के। बताओ सही है बेटा? यस सर। सब समझ पा रहे हैं? हाँ। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सोचो क्या होगा उस केस में। MP2 याद है किसके लिए है? आई पीस के लिए। उसका D/U ई था, वो कितना हो जाएगा? D/F ई। बिल्कुल वही बेटा जो हमने कल देखा था ना, मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इन मिनिमम स्ट्रेस कंडीशन, ये वही वाला फॉर्मूला है। तो मिला जुला के मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड स्कोप का क्या हो जाएगा? V0/U0 टाइम्स ऑफ D/Fe। बताओ सही बेटा? बताओ बेटा ये समझ में आया? यस सर। सही है। अब देखो
हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ सर समझिए कह रहे थे। मतलब समझ में आ गया ना सबको कि क्या करा मैंने? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके डियर। तो तो यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग पावर की बात कर ली। अब बेटा हमको क्या करना है इसमें कि एक तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा देखो यहाँ पे ये बेटा आपको डी अपॉन एफ तो सबको समझ में आ गया होगा। अब ये वी नॉट अपॉन यू नॉट अगर आप देखो, वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो ये किस वाले लेंस के लिए रिलेटेड है? ये जो पहला टर्म है वी नॉट अपॉन यू नॉट मेन फॉर्मूले का, तो बेटा ये मुझको समझ में आता है कि ये रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव से। क्या आप लोग एग्री हैं? यस सर। अब सोचो, अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ नॉट कोई कह दे तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला तो होगा ही। लेंस फॉर्मूले का यूज करके हम चाहें तो वी नॉट को, यू नॉट को और उसके फोकल लेंथ को रिलेट कर सकते हैं। बताओ बेटा सही है? जैसे मैं रिलेट करता हूँ, लिख लेता हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन वी, वी मतलब वी नॉट, माइनस 1 अपॉन यू, यू मतलब यू नॉट। अब मैं साइन कन्वेंशन में यूज नहीं कर रहा हूँ, 1 अपॉन एफ नॉट। बताओ बेटा ये होगा? यस सर। अच्छा अब इसमें क्या कर सकते हो आप? चाहो कि ये जो वी नॉट अपन यू नॉट टर्म लिखा है मैंने मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में, उसको चाहो कि नहीं वी नॉट यू नॉट दोनों के बजाय मैं चाहता हूँ यू नॉट के टर्म में आए, तो क्या कर लोगे? यहाँ से वी नॉट सॉल्व कर लोगे तो वो एफ नॉट और यू नॉट के टर्म में आ जाएगा। तो उस केस में जब तुम वी नॉट अपॉन यू नॉट लिख लोगे, यू नॉट, तो उस केस में जब वैल्यू आएगी तो कुछ ऐसी आ जाएगी, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट। बेटा इससे आप निकालोगे? यस सर। हाँ, या तुम चाहते हो कि नहीं भाई हम एफ नॉट और यू नॉट के बजाय एफ नॉट और वी नॉट में जाएं, तो हमको यहाँ से यू नॉट निकाल लेना पड़ेगा। तो जब यू नॉट निकाल लोगे तो वी नॉट अपॉन यू नॉट कुछ इस टाइप से हो जाएगा भाई, एफ नॉट माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट। सही बेटा? तो जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो, ये इच्छा हो, ये इच्छा हो, वो यहाँ पे रख लो। तो देखो ये जो मैग्नीफाइंग पावर है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर तुमने u नॉट को रखा, v नॉट को हटाया, तो हो जाएगा f नॉट अपॉन f नॉट प्लस u नॉट। ये हो जाएगा u नॉट v नॉट u नॉट के जगह पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वो, इसमें तो चेंज होगा नहीं, d अपॉन एफ। या बेटा ये हो जाएगा कि अगर तुमने किसको रख लिया, वी नॉट और एफ नॉट को, तो यही वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ नॉट माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट। देखो इसमें यू नॉट गायब कर दिया मैंने। अब कैसे गायब किया? बगल का जो फॉर्मूला है उससे। सही है? तो अब ये बेटा मेरे पास 3 फॉर्मूले हो गए, है ना? तो 3 फॉर्मूले में से कोई भी तुम्हारी इच्छा हो यूज कर लो, डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। देखो ये 3 फॉर्मूले हो गए। बताओ बेटा समझ में आया? बताओ बेटा फॉर्मूला समझ में आया? अब देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, मेरे हिसाब से कौन सा फॉर्मूला याद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए, मेन फॉर्मूला, और बाकी साइड डिस्टेंस तो बड़े आराम से बता देंगे। क्लियर है? ये बेटा समझ में आया कि जैसे मैं ये वी नॉट अपन यू नॉट जैसे पहला लिखा हूँ, ये वाला जरा ध्यान दें, ये वाला ये कैसे आया, ये समझ में आ रहा है? देखो ऐसे हाँ, बस देख लो बेटा, 1 मिनट निकाल देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से 1 अपॉन वी नॉट निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ नॉट, 1 अपॉन एफ नॉट, और यू नॉट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यू नॉट। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एफ नॉट यू नॉट ऊपर एफ नॉट प्लस यू नॉट। अच्छा ये आया 1 अपॉन वी नॉट। अब पलट दें इसको, वी नॉट को, इसको पलट लें तो हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट यू नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट। अब वी नॉट और यहाँ से यू नॉट इधर लेके आते हैं, तो यू नॉट इधर आ गया तो बचा एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट। सही बेटा? तो यही देखो ये वाला जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखो, दिख रहा है बेटा, यू नॉट वी नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू नॉट। दिख रहा है बेटा सबको? दिख रहा है? तो इसी तरीके से हम निकालते हैं, और हम बड़े आराम से जो है एफ वी नॉट अपॉन यू नॉट अपॉन डी
अपन एफ कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखो बेटा, एक इसमें मैंने कहा कि मैग्नीफाइंग पावर के साथ साथ आपको लेंथ भी बताना पड़ेगा। तो लेंथ देखो कैसे बताते हैं। तो बेटा 5 मिनट बचा हुआ, इसको जल्दी से देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा इस बात का। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा यू नॉट है, ये जो यू नॉट आपको दिख रहा होगा, ये अभी अभी जो हमने कंडीशन पढ़ा है, इसमें क्या लगता है ये एफ ई के बराबर हो गया है? बताओ बेटा, क्या एफ ई के बराबर हो गया है? बोलो भाई जल्दी आप लोग, क्या ये यू नॉट एफ ई के बराबर हो गया? ये दिख रहा है भाई सबको, ये पहली दूसरी तीसरी लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा है, यू ई कितने के बराबर हो गया? एफ ई के बराबर हो गया, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ट्यूब का लेंथ कितना होना चाहिए? सोचो ट्यूब का लेंथ क्या होता है? ट्यूब का लेंथ क्या होता है? ट्यूब का लेंथ दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है। मुझको तो वो ये दिख रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है? इतना लेंथ। तो अगर जनरल टर्म में लिखें तो ये लेंथ हुआ वी नॉट प्लस यू ई। बताओ बेटा सही है? वी नॉट प्लस यू ई। यस सर। पर ध्यान देना, वी नॉट तो पॉजिटिव रहेगा, मुझको तो लेंथ बताना है ना। तो ये जो वी नॉट है ये तो पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट डायरेक्शन के डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो यू ई है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं यू ई निगेटिव ना लिख लें। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लिखने के लिए वी नॉट को तो वैसे लिखते हैं, लेकिन यू ई को हम मॉड में लगा देते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा। जो ध्यान दें, मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ट्यूब, इसी केस में लेंथ ऑफ ट्यूब, तो ये हो जाएगा दो लेंस के बीच का डिस्टेंस। और इसको अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा वी ई। बेटा ये है ना पहला, सॉरी वी नहीं, वी नॉट, ई लिख दिया, वी नॉट दिख रहा है बेटा? पहला ये ऑब्जेक्टिव, ये वी नॉट पहला वाला, और दूसरा है यू ई, पर इसको मैं मॉड लगा देता हूँ। और इस केस में ये कितना आया? वी नॉट तो वी नॉट ही है, और यू ई की बात करें वो कितना आ गया बेटा? एफ ई के बराबर। इसको मैंने पॉजिटिव करके लिख दिया है ना। अगर निगेटिव देखो, हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो मैंने अगर एफ ई लिख दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव है ना। देखो ये लेंथ हो गया, दो लेंस लिया, एक लेंस ये और बड़ा वाला आई पीस ये, और इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा वी नॉट, ये लेंथ, और ये लेंथ एफ ई। ये हो गया ट्यूब का टोटल लेंथ। इनको जोड़ दो आप, ये इनको जोड़ दो, तो हो गया टोटल लेंथ बिटवीन द लेंथ, जो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? वी नॉट प्लस एफ ई। दिख गया सबको बेटा? यस सर। ओके, अब अगला। हाँ, अभी हमारे पास टाइम कितना बचा है? 2 मिनट बचा है। हेडिंग तो लिख ही लूंगा कम से कम। बेटा केस 1 सबको समझ में आ गया? हमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है मैग्निफिकेशन का, दैट इज वी नॉट अपॉन यू नॉट टाइम्स ऑफ डी अपॉन एफ ई ना। ये पहला मैग्निफिकेशन हुआ, और लेंथ ऑफ ट्यूब भी उसी कंडीशन में याद रखना है, दैट विल बी वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई, और वो हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई। दूसरा केस हमारा हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ केस 2, और वो हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस। सही बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेस। अब सोचो मैक्सिमम स्ट्रेस में हम क्या करेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस में जो आई पीस है उससे हम जितना पास हो सके इमेज बनाएंगे। तो फाइनल इमेज हम कहाँ बनाना चाहेंगे भाई? कैपिटल डी पे, क्योंकि हमारा आई कहाँ पे है? लेंस जो आई पीस है उससे चिपका हुआ है। तो आई पीस ही हमारा आई पोजीशन है, और आई पीस से अगर हम कैपिटल डी पे बना दें तो हमारा आंख सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वी ई होगा, वी ई वो कितना होगा बेटा? डी के बराबर, डी है ना। अब यू ई हम यहाँ से हमको मालूम नहीं है, हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। और फोकल लेंथ की बात करें तो ये एफ ई है। अच्छा, तुमने एक बात बेटा ध्यान दिया होगा कि जो इंसिडेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इंसिडेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट वो कहीं इधर से है, ऐसे इधर से। तो इसका मतलब चाहे वी हो चाहे यू ई हो, सब निगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने निगेटिव लगा दिया, यहाँ पे ये निगेटिव लगा दिया, और एफ ई जो है बेटा वो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। यू भी निगेटिव होगा, जो भी आए लेकिन निगेटिव होगा। तो मैं इसका अगर केवल मैग्नीट्यूड चाहता हूँ तो मुझको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सही बेटा? अब बेटा फिर से रिकनेक्ट होइए क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, फिर रिकनेक्ट होने के बाद इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी से सब लोग रिकनेक्ट होइएगा, ठीक है? ओके बेटा, सबको दिख रहा है? यस सर। यस वैसे अपने कुछ दोस्त, वो अपने कुछ दोस्त हैं लेकिन वो तुरंत ज्वाइन नहीं हो पाते।
कितना भी कह दो जल्दी करो तो, लेकिन वो जल्दी नहीं हो पाते। चलो तो बेटा ये सबको समझ में आ गया जो भी हमने लास्ट पार्ट देखा, सही बेटा, कि भाई मैक्सिमम यस स्ट्रेस सर। कंडीशन में क्या होगा। अब आप बताओ, कल के दिन क्या नहीं लगता हमने इन वैल्यूज को रख के वैल्यू निकाली थी और वहां से मैग्नीफाइंग पावर जो हमारे आई पीस का है वो निकाला था, दैट वाज 1 प्लस डी अपॉन एफ, याद है बेटा? ये कैसे निकाला था? यूई की वैल्यू निकाली थी, यस सर। यूई की वैल्यू निकाली थी और डी अपॉन यूई में रखा था, रखने के बाद हमको ये वैल्यू मिल गई थी। बेटा बताओ जब मिल गई थी तो मैं क्यों निकालूं ना, मैंने लिख दिया, आप अगर निकालना चाहे तो निकाल लें। क्या लगा लेंगे? लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे आई पीस पे, यहाँ से यूई निकाल लेंगे और याद होगा मैग्नीफाइंग पावर 2 का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी डी अपॉन यूई हो जाएगा ना, और वैल्यू रखेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 1 प्लस डी अपॉन एफ, और एफ में एफ ई लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे आई पीस की बात करते हैं। अब सोचो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर टोटल मिला के क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, तो ये हो जाएगा भाई वी नॉट अपॉन यू नॉट, डी अपॉन एफ ही पहले था, अब हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये सबको समझ में आए बेटा? यस सर। अब याद है बेटा वो, यस हाँ यस सही है, सर। सही है। अब वो याद है हम जो वी नॉट को हटा देते थे, यू नॉट को हटा देते, वही कर लेंगे। तो हटाया था मैंने मान लो वी नॉट को, तो आया था एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू, वो लिख लिया हमने, बाकी 1 प्लस डी अपॉन एफ ही तो है ही है। और एक और फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं यू नॉट को हटाऊं वी को रहने दूं, तो ये हो जाएगा एफ नॉट माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट। ये जो पीछे भी बेटा मैंने लगाया था, निकाला था वैल्यू, वही वाला है, वी नॉट अपॉन यू नॉट का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बेटा फॉर्मूला। मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि आप सारे फॉर्मूले याद मत करिए, जो पहला वाला फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, सही है। तो ये हमने याद कर लिया। अच्छा अब बेटा लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब। वो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो यहाँ पे पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है। अब ये वाला डिस्टेंस है वी ई, सॉरी वी नॉट, मतलब ये ऑब्जेक्टिव का है ना, और ये डिस्टेंस था क्या, यू ई, मतलब बेटा सही है। तो इनके बीच का जो ये लेंथ होगा उसको कहेंगे हम लेंथ ऑफ ट्यूब, वो कितना हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई। इस केस में लिख लेता हूं मैं लेंथ ऑफ ट्यूब, अगर ये एल लिखा दैट विल बी वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई, सही बेटा, समझ में आ गया सबको? ये वही वाला पीछे वाली कहानी को हमने फिर से यूज कर लिया है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है कि ये वी नॉट अपन यू नॉट चूंकि हमारे लिए मैग्निफिकेशन है, तो ये हर जगह जहाँ जहाँ आपको मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो इसको आप तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, इस टर्म में भी, चाहे किसी केस में जरूरत पड़े तो मैग्निफिकेशन दोनों केस में आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं भाई मैग्निफिकेशन जो एम है, जो हमने वी नॉट अपन यू नॉट लिखा है, हर जगह पे आपको वी नॉट अपन यू नॉट दिख रहा है, वो तो हाइट को भी लेके आ जाएगा ना, हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कौन सा हो जाएगा? पहले लेंस के लिए जो इमेज है दैट इज ए डैश बी डैश इंटरमीडिएट वाला, वो हो जाएगा h1, और दूसरा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज h। तो ये तो आप लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटा, नो सर। क्योंकि अब कितने सारे मैं लिखाऊं, वी नॉट अपन यू नॉट को एक बार एफ अपन एफ नॉट प्लस यू नॉट, एक बार एफ नॉट माइनस वी नॉट अपन एफ नॉट, एक बार h1 अपन h, ये सब जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हो आप उसको रख के वैल्यू निकाल लेंगे। आप लॉजिक को पकड़िए कि मैं कैसे बता रहा हूँ। मैंने कहा ये मैग्नीफाइंग पावर में आप दो ही फॉर्मूले याद रखिए। अब मेन तो मैं ये कहूंगा कि आपको मेन लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा आप बता देंगे। दूसरा पहला वाला जो लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव, उसके लिए सिंपल सा मैग्निफिकेशन है दैट इज वी अपॉन यू। तो वी है यहाँ पे वी नॉट, यू है यू नॉट, नॉट स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या दिया है क्या पूछा है वो आप बड़े आराम से बता देंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब हमेशा लेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है, वो हमने निकाल लिया। उसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया वी नॉट प्लस यू ई का मॉड। अब जैसे दूसरे केस में, जिस केस में अभी हम हैं, उस केस में हमने अभी याद है ना यू ई की बात करी थी कि हम निकाल लेंगे। तो यू ई जब हम निकाल लेंगे तो हम बड़े आराम से यहाँ पे यू ई रख के यहाँ पे बता देंगे भाई जो ट्यूब है उसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैल्यू बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा किसी भी टर्म को पूछा जाए उसका, ठीक है बेटा। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको जल्दी से देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बेटा टेलीस्कोप सबको मालूम है एक ऐसा डिवाइस होता है जो पास की चीजें देखता है या दूर की चीजें। दूर के हाँ, यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब दूर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका यूज होता है ना। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कहानी जैसा हमने पहले ही बात करी, इसमें भी दो लेंस होंगे, है ना, दो लेंस होंगे। एक को ऑब्जेक्टिव कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और दूसरे को आई पीस कहेंगे जो आई की तरफ होगा। ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है, जो साइज है, इस केस में छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा बड़ा होगा। और यहाँ पे दूसरे में साइज क्या होगा बेटा? आई पीस में छोटा। बड़ा क्यों होगा? हमने अभी छोटा। अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि क्यों बड़ा होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर बेटा? अब मैं बेटा इसका करस्पॉन्डिंग फिगर आपको दिखाता हूँ। और इसके फिगर में जब हम बात करेंगे तो इसका जो फिगर होगा उसमें थोड़ा सा बस चेंज होगा, लगभग चीजें वही रहेंगी जो हमने अभी भी पढ़ा है। लगभग थोड़ी सी बस चीजें चेंज होंगी मैग्नीफाइंग पावर को लेके, और बाकी की चीजें वही रहेंगी। देखो मैं बेटा ये आपको फिगर दिखाता हूँ। बेटा आपके सामने ये जो दिख रहा है इसी का नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो आपकी आंखें जिस तरफ है उस तरफ के लेंस को हम आई पीस कहेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरफ ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड वाला जो ऑब्जेक्टिव जिसको कहेंगे, वो कितना बड़ा लेंस दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू द आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव का बड़ा साइज, जो हमारा आई पीस है उसका छोटा साइज, जस्ट उल्टा हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग केस। बेटा सारी बातें वही, यहाँ पे भी ट्यूब लगा होता है, ट्यूब के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब यहाँ भी बात करेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा? लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, जो हमने अभी भी देखा था। सेम सेम कॉन्सेप्ट, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। इसमें बेटा जो दूसरा वाला लेंस है, जो दूसरा वाला लेंस एकदम वैसा ही काम करेगा जैसा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है, सिंपल सा। और जो पहला वाला लेंस है उसमें आप समझो कि लाइट जो है बहुत दूर से आ रही है। भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमने कहा है ना, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब लाइट बहुत दूर से आ रही है। आपने देखा ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल इसका मतलब कहाँ से आ रही होगी? इन्फिनाइट से आ रही होगी ना, बहुत दूर से आ रही होगी। बात समझ पाए बेटा? यस सर। हाँ, अब देखिए बेटा इसके मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वही दूसरा हो जाता है। वो देखो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे वाला तो हमने जुगाड़ से कर लिया, यहाँ पे हमको दूसरा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। दूसरा मतलब लगभग एक जैसा। यहाँ पे लिखूंगा मैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सही है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर विजुअल एंगल, नीचे भी विजुअल एंगल। तो ऊपर होगा विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट अगर देखो तो मुझको विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट बीटा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ये वही एंगल है जो कहाँ पे बना है? जो आई पीस पे बना है। सही बेटा? और नीचे होता है, याद है बेटा इससे पहले जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते थे, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों ही केस में मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता था विजुअल एंगल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऊपर का टर्म वही रहता था, पर नीचे वाला टर्म होता था मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेक्ड आईज, नीचे होता था। बस यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, बस आपको मैक्सिमम टर्म हटा देना है। यहाँ पे लिखना है विजुअल एंगल विद नेक्ड आई, नेक्ड आई। अब ये बेटा अल्फा हो जाएगा। अब तो बेटा ये कई लोगों को ना ये पचाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि नेक्ड आई से विजुअल एंगल ये कैसे होगा। आप भी कुछ ऐसे हैं बेटा, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे ना बस मान लेते हैं कि ठीक है ये बता पढ़ा दिया, सही है, ये सही होगा। देखो बेटा अगर सपोज दैट अगर ये इंस्ट्रूमेंट ना होता तो आपकी आंखें तो एकदम जैसा आई पीस है वहीं पे रहती। देखो लाइट कैसे जाता
जो ये लाइट है ऐसे जाता, ये ऐसे ऐसे सीधे ऐसे पहुंचता ना, तो थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दिया ऐसे, जैसे ये आ रहा है एकदम वैसे ही ऐसे ऐसे आंखों तक पहुंचता बेटा। और अगर ऐसे आंखों तक पहुंचता तो यही एंगल तो जो है विजुअल एंगल होता नेक्ड आई का, और वही हमारे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखो ये वाला लाइट रे ऐसे ही जाता पैरेलल, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है अल्फा, वही एंगल क्या हो जाता है अनएड आई या नेक्ड आई का एंगल ऑफ विजन। सही बेटा। यस सर। अब देखो मैं इसको कैसे निकालता हूँ। ये मालूम बेटा कि हम जब एंगल निकालते हैं तो एंगल, जैसे मान लो बीटा निकालना है तो हम बीटा के बजाय टेन बीटा निकालेंगे। सही है ना, ये हमने कल सीखा हुआ है, याद है। तो देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैग्नीफाइंग पावर का। लिखना है मुझको बीटा अपन अल्फा, तो देखो मैं बीटा निकालता हूँ, तो बीटा की जगह पे मैं निकालूंगा एक्चुअली टेन बीटा, और अल्फा की जगह पे निकालूंगा टेन अल्फा। अब देखो कहाँ से उसको निकालता हूँ, ध्यान दें बेटा। आपको यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। देखो ये जो हाइट आपको दिख रही है बेटा, ये जो इंटरमीडिएट इमेज आपको दिख रहा है, ये है इंटरमीडिएट इमेज, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। यस सर। इस इंटरमीडिएट, हाँ इस इंटरमीडिएट इमेज का हाइट जो है मैं h डैश बोल देता हूँ। सही है। अब जरा बीटा देखने के लिए मैं इस ट्रायंगल का यूज करता हूँ। अभी जरा देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए बेटा मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये वाला दिख रहा है बेटा। यस सर। अच्छा, तो इसमें हम वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो मैं बीटा जब लिख रहा हूँ तो टेन बीटा लिखूंगा, टेन बीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर मुझको एच डैश दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। हाँ आपको एच डैश दिख रहा होगा, और आपको, हाँ बेटा, अपॉन यूई। हाँ एच डैश दिख रहा है बेटा सबको, और नीचे मैं क्या लिखूंगा, यस सर। यूई। हाँ यू ही हो जाएगा, एच डैश अपॉन यू ही। बताओ बेटा सही है, एच डैश, यस सर। हाँ यस सर। एच डैश अपॉन यू। अच्छा अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि वैसे तो हमको ये नहीं मालूम कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था वो जो कि एच होता हाइट का, जो कि बहुत दूर है ना, तो वो तो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि लाइट एज तो पहले आ रही है, हमको थोड़ी दिख रहा है कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एच कितना है, वो हमको नहीं दिख पा रहा है। वो अगर हम दिखता तो हम उसको रिलेट कर सकते थे। चलो फिर भी अल्फा की बात करें तो अल्फा के बेटा मैं ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, वो ट्रायंगल देखें आप जरा, ये वाला, क्योंकि अल्फा यहीं पे, सॉरी ये थोड़ा सा मोटी लाइन हो जाएगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ध्यान से देखना बेटा, ये और ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा सबको, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। यस सर। हाँ, अब इस ट्रायंगल के लिए हम ट्रायंगल के लिए सेम बातें करते हैं। सेम बातों में क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे हम ये अल्फा आपको दिख ही रहा होगा, ये अल्फा यहाँ पे दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, और ये अल्फा क्या हो जाएगा भाई, टेन अल्फा। टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है बेटा, एच डैश, सबको ये दिख रहा होगा। अच्छा यू कितना दिख रहा है इस समय, तो v माइनस यूई। इसमें बेटा ये जो टर्म है जो है एफ नॉट से दिखाया हुआ है ना, एफ नॉट से क्यों दिखाया हुआ वो जरा समझे बेटा। सोचो जब पैरेलल लाइट रेज आती है, जब लाइट रेज किसी भी लेंस के पैरेलल आती है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। सही है। यस सर। तो आप देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का इमेज बनता है दैट इज वी नॉट, वो हमेशा ही एफ नॉट रहेगा। ये समझ में आ रहा है क्यों हुआ ना, क्योंकि लाइट एज पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल लाइट एज आती है तो हमेशा इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। इसीलिए जो पहला लेंस है इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज वी नॉट, यानी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, वो हमेशा एफ नॉट होगा। तो सोचो बेटा यहाँ पे जब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा तो मुझको वैसे लिखना चाहिए था वी नॉट, लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा, एफ नॉट। बताओ बेटा सही है। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम वैल्यू, अब देखो मैं साइन कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ बेटा, दोनों में ही एच नॉट निगेटिव मुझको दिख रहा है, नीचे की तरफ बना है ना, एच नॉट निगेटिव है। सही है, बताओ भाई एच नॉट निगेटिव है। हाँ, अब यू, अच्छा बताओ यू ई निगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। एफ नॉट निगेटिव है या पॉजिटिव, एफ नॉट निगेटिव है या पॉजिटिव, बताओ भाई, एफ नॉट निगेटिव है पॉजिटिव,
पॉजिटिव पॉजिटिव, तो Positive. उसको छोड़ दिया। देखो बेटा यहाँ पे दो निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली निगेटिव रह जाएगा, एच डैश चला जाएगा तो आ जाएगा निगेटिव एफ नॉट अपॉन यूई, एफ नॉट अपॉन यूई विथ नेगेटिव साइन। बताओ बेटा सही है? जी सर अब सोचो एफ नॉट तो फिक्स हो गया, एफ नॉट तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन यूई बदलेगा, तो अलग अलग कंडीशन में हम यूई बदलेंगे और हमको मैग्नीफाइंग पावर किसी भी कंडीशन में पूछा जाए तो हम बता पाएंगे। बताओ बेटा सही है? जी सर हाँ, अब Yes, sir. जल्दी जल्दी जी जी कहते रहे और मैं जल्दी जल्दी बढ़ता रहूं, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। केस 1 की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर हम दो कंडीशन में निकालेंगे। तो पहला निकालते हैं मिनिमम स्ट्रेस, वहीं पीछे वाली कहानी को एकदम दोहरा देते हैं, मिनिमम स्ट्रेस। अब देखो बेटा हमको किस लेंस से मतलब है, हमको आईपीस से मतलब है ना, तो आईपीस के लिए मिनिमम स्ट्रेस का मतलब ये होगा ना कि जो फाइनल इमेज बनेगा, जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इन्फिनाइट पे। बताओ सही है? तो इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वीई होगा वो इन्फिनाइट होगा। बताओ सही है? अब सोचो जी सर। उसके लिए यूई क्या होगा, यूई क्या होगा? एफई के बराबर होगा या नहीं होगा? यस सर अब भाई फोकस पे बना दो इमेज। अब देखो जैसे जो हाँ ए बेटा यहाँ पे जो जो आई पीस है, आई पीस के अगर फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट इंटरमीडिएट बन जाए तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफिनाइट पे। बताओ सही है? जी सर हाँ, तो इसके लिए मैं Yes, sir. हाँ, इसके लिए मैं यूई को क्या रख लूंगा? एफ ई के बराबर। बताओ सही बेटा? ओके सर। हाँ तो हाँ तो ये मैग्नीफाइंग पावर देख लो इस केस में क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा माइनस एफ नॉट, और यूई कितना हो गया बेटा? एफ ई के बराबर। बताओ सही है? एफई तो ये हो गया माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। सही है? अच्छा अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब की। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब की अगर हम बात करें, लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, इसको मैं लिख लेता हूँ एल से। अब देखो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे दोनों ही लेंसेज के बीच का ये डिस्टेंस, ये वाला, सही है ये। अब बेटा याद है कि हमारा जो यूई है वो एफ ई आ चुका है, एफ ई एक्चुअली यहाँ पे ऐसे दिखेगा, इतना डिस्टेंस जो है इतना, दैट इज एफ नॉट। बेटा दिख रहा है सबको? और यस इतना डिस्टेंस जो है दैट इज एफ यूई ई, एफ यूई मतलब अब एफ ई हो गया है। यस सर ये भाई ना जो हमारा इमेज है Yes, sir. ए डैश बी डैश, वो कहाँ पे बना है? फोकस पे, जिससे इमेज इनफिनाइट में बने। तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस में दूसरा लिखा वो एफ ई के बराबर है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो गया बेटा? किसका और ऑन है एफ नॉट प्लस एफ बेटा? किसका ऑन रह गया वो ऑफ कर ले अपना जल्दी से भाई। एफ नॉट प्लस एफ ई, बताओ सही है? यस सर ये हो गया एफ नॉट प्लस एफ ई, एफ नॉट प्लस एफ ई। बताओ बेटा यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया? Yes, sir. जी Yes, sir. केस 2 की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेस में फिर से वही कहानी बेटा, हमको किससे मतलब है? आई पीस से। आई पीस के रिस्पेक्ट में जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? कैपिटल डी पे। तो क्या लगता है वी कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा? यस सर हाँ। Yes, sir. अच्छा प्लस डी या माइनस डी? माइनस डी ना? Minus D. हाँ। माइनस अच्छा उस केस में हम चाहे तो यू ही बता सकते हैं कि कितना होगा, हाँ हालांकि होगा निगेटिव। अच्छा इसका जो फोकल लेंथ है वो है एफ ई। बताओ बेटा क्या हम लेंस फॉर्मूला लगा के बातें कर सकते हैं? जैसे मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, Yes, sir. यू ही निगेटिव होगा ना तो मैं ऐसे फॉर्मूला लगा लूंगा, लेंस फॉर्मूला किसके लिए? आई पीस के लिए। तो लिखता हूँ फॉर आई पीस लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन वीई दैट इज माइनस डी माइनस 1 अपॉन यूई। अब बेटा यूई निगेटिव, हमको तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं विद प्रॉपर साइन, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई। अब बेटा एफ ई पॉजिटिव होता है, एग्री करें बेटा आप यहाँ से? Yes. सही बेटा? तो यहाँ से अगर आप Yes, sir. यहाँ से अगर आप 1 अपॉन यूई निकाले तो कितना होगा?
हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D। बताओ सही बेटा। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालना हो, मैग्नीफाइंग पावर वो कितना था, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे हमने लिखा, दैट वाज -F0/UE ना। तो -F0 से मल्टीप्लाई कर देंगे UE में ना। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार UE, ये हो जाएगा -F0 और यहाँ पे लिख लेंगे 1/FE प्लस 1/D। बताओ सही बेटा। Yes, sir. अगर आप बेटा यहाँ से FE को कॉमन करना चाहते हैं, FE को कॉमन, ये हो जाएगा -F0/FE। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 1, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा FE/D। सही है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया -F0/FE टाइम्स ऑफ 1 प्लस F/D ना। F मतलब FE/D। और ध्यान देना पहला जो मैग्निफिकेशन आया था दैट वाज -F0/FE, -F0/FE जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब दूसरे वाले फॉर्मूले का जो अभी हमने जस्ट निकाला है। सही है। तो ये हो गया बेटा मैग्नीफाइंग पावर। इतना याद रहेगा। सही भाई। अब लेंथ ऑफ ट्यूब Yes, कहीं, sir. हाँ लेंथ ऑफ ट्यूब कहीं यहीं भी जुगाड़ बना लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब याद है बेटा, हमने यहाँ पे यूई निकाला है ना। देखो बेटा यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, अब देखो इतना लेंथ तो हमारे लिए F0 ही है। सही है। और ये जो लास्ट का बचा इतना, Yes, sir. इतना ये कितने के बराबर अब हो गया यूई के बराबर। ध्यान देना यूई की वैल्यू हमने निकाली है, यूई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर हमको मालूम नहीं है। अच्छा ध्यान देना ये है कि यूई नेगेटिव भी हो सकता है, कहीं कोई भूल चूक से नेगेटिव लिख सकता है। तो हम क्या लिख लेंगे F0 प्लस मॉड ऑफ यूई। बताओ सही है। Yes, sir. डिस्टेंस समझ में आ गया। हाँ तो डिस्टेंस लिख लेंगे। ये मान लो इसको लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, अगर L हो जाएगा F0 प्लस मॉड ऑफ यूई। तो मॉड क्यों लगा समझ में है ना, निगेटिव आप ना लिखो। तो F0 प्लस यूई की वैल्यू लिखो। समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ तो बेटा आप कोई भी क्वेश्चन इस पे आए आप बड़े आराम से कर लेंगे। कुछ टाइम बचा है क्या हमारे पास। Yes, sir. अभी बहुत है। अच्छा हमने इसको बहुत, भी है सर, हाँ इसको हमने क्या बहुत जल्दी निपटा लिया। 15 मिनट्स। हाँ इसको हमने बहुत जल्दी निपटा लिया क्या। यस सर। अब बेटा दो टेलीस्कोप हमको और पढ़ने हैं। दरअसल ये जो अभी आपने देखा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना, जो आई पीस होता है कभी उसको बदल देते हैं मिरर से, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव को हम मिरर से बदल देते हैं, और कभी हम जो आई पीस होता है उसको कन्वर्जेंट के बजाय डाइवर्जेंट लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमको दो टाइप का अलग अलग नाम का जो है हमको जो है टेलीस्कोप मिल जाता है। जैसे एक टेलीस्कोप को हम कहते हैं कासेग्रेन्स टेलीस्कोप। कभी नाम सुना है कासग्रेन टेलीस्कोप। Yes, इसको ऐसे लिखते हैं, sir. इसको लिखते हैं कासेग्रेन्स, पढ़ते कासग्रेन ग्रेन्स, कासेग्रेन्स टेलीस्कोप। ये बेटा नाम आप बचा पा रहे हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सर। हाँ तो कासग्रेन टेलीस्कोप जो होता है इसमें देखो आगे मैं तुमको एक गैलीलियन टेलीस्कोप बताऊंगा, कासग्रेन बता ही रहा हूँ। इन दोनों टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ही जोड़ के देखना है। होता क्या है, ये जो कासीग्रेन टेलीस्कोप होता है ना, ये कासीग्रेन टेलीस्कोप ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता था, अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस देखा था, अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, किससे रिप्लेस कर देता है, टू मिरर से। ठीक है बेटा, दो मिनट से हम रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस की को, और सारी कहानियां बाकी सेम रहेंगी। मैं इसका फिगर आपको दिखाता हूँ, देखें इसका फिगर है कुछ ऐसा। तो कासेग्रेन टेलीस्कोप बेटा ये आपको दिख रहा है, आपको फिगर दिख रहा है बेटा, सबको ये फिगर दिख रहा है। जी सर। नहीं बोलने में आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं, आप बोलने के लिए तैयार रहा करिए ना। सर वो माइक खोलने में टाइम लगता है। ओके 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 ओके,
अब देखा, मैंने तो कई लोगों को देखा कि वो व्हाट्सएप पे इतना तेजी से मैसेज करते हैं कि व्हाट्सएप भी रीड नहीं कर पाता कि इतना जल्दी से कैसे हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में जो है माइक खोलने में टाइम लग जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये सबको कासेग्रेन टेलीस्कोप दिख रहा है? यस सर। सर हाँ इसमें जो आई पीस Yes, होते sir. हैं हाँ हाँ, मैं सब कॉन्वेक्स का ही बताऊँ, होगा। सब बता रहा हूँ, कोई टेंशन ना लीजिए। देखो ये सबको आईपीस दिख रहा होगा जो मैंने घेर रखा है, दिख रहा जी है? सर। आईपीस एकदम वैसा ही जैसा Yes, sir. पहले था, आईपीस बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था, क्लियर है? जी अब सर। अब ऑब्जेक्टिव Yes, sir. ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए, पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नदारत होगा। देखो ऑब्जेक्टिव वाला कोई लेंस नहीं है, दिख रहा है कोई लेंस ऑब्जेक्टिव की जगह पे? नहीं, बल्कि उसकी नो जगह पे सर। क्या करा गया ना, दो मिरर का यूज कर लिया गया। देखो एक तो ये मिरर है, आपको दिख ही रहा होगा, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। तो कितने मिरर हो गए बेटा? दो। तो ये जो दो मिरर है, Yes, sir. ये जो दो मिरर दिख रहे हैं, एक ये वाला मिरर, सॉरी इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक ये वाला मिरर और एक ये वाला मिरर, ये दोनों किसकी जगह पे आए हैं बेटा? तो ये दोनों आए हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे। Yes, sir. आप समझ पा रहे हैं बेटा? तो ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दो, वहां पे लगा दो मिरर, और अगर आप ऐसा कर पाए, अगर आप ऐसा कर पाए तो ये कौन सा टेलीस्कोप हो जाएगा? कैसेग्रेन। हाँ, कासीग्रेन टेलीस्कोप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको? जी अब देखो सर। जरा लाइट रे को पकड़ो। Yes, sir. लाइट रे कैसे आ रहा है? देखो जैसे ए और बी आप लाइट रेज देख रहे हैं, पैरेलल आ रहा है, और पैरेलल आना भी चाहिए बेटा, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, नहीं? तो ये पैरेलल आया। अब पैरेलल आने के बाद यस सर। जो Yes, sir. ऑब्जेक्टिव मिरर कैपिटल एम लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर कैपिटल एम उससे रिफ्लेक्ट हुआ, आपको ये दिख रहा होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्टिव मिरर एम से रिप्लेस हो गया। अब क्या होगा? ये जो सेकेंडरी मिरर स्मॉल एम है उससे रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर देखो क्या हो गया, जो हमारा लेंस है उसके फोकस f2 पे पहुंच गया। सही है? जी सर। यहाँ तक ओके है बेटा? देखो बहुत सिंपल सी बात यस है, सर। यहाँ पे सभी लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वो जो सेकेंडरी मिरर है उसको हम एडजस्ट कर देंगे, तो एडजस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो ये वाली लाइट रे आ रही है, ये वाली मतलब ऑब्जेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये वाली जो लाइट रे आ रही है, इसको हम जानबूझ के सेकेंडरी मिरर के फोकस पे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है? जिससे क्या होगा, लाइट रेज ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होके जाएगी और ऑब्जेक्टिव के कहाँ पे आ जाएगी? फोकस पे। आपको दिख रहा है बेटा फोकस पे F2 पे जो है कंसंट्रेट करी है, या और F2 की तरफ आ गई है, या F2 पे मिल गई है, दिख रहा है? यस सर। अब होगा क्या इसके आगे? कहानी कुछ कहानी नहीं है। इसके बाद F2 जो है हमारे आई पीस का फोकल लेंथ है, लाइट रेज यहाँ से निकलेगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। दिख रहा है बेटा? ये पैरेलल लाइट रेज हो गई। तो हमारे आई पीस पे जो रखा हुआ आई है उसको क्या महसूस होगा? उसको लगेगा भी लाइट रे जो है पैरेलल आ रही है। पैरेलल मतलब कैसा कंडीशन? मैक्सिमम स्ट्रेस या मिनिमम स्ट्रेस? मतलब मिनिमम। मिनिमम स्ट्रेस। और मिनिमम स्ट्रेस है तो सोचो बेटा, टेलीस्कोप के लिए मिनिमम स्ट्रेस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर का क्या है वो? सर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। बहुत से वैसे कॉपी करके बताया जा सकता है। यही इसका क्या हो जाएगा? माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, इसका क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर। तो इसमें कुछ याद करना पड़ा क्या? नो सर। नहीं कुछ याद करना पड़ा, बस एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें मैंने बता दिया कि किसको किससे रिप्लेस कर दिया गया। फिगर आपके सामने है। तो कभी ऐसा बोल दे कि कासग्रेन टेलीस्कोप है तो आप टेंशनाइज ना हो, कासग्रेन टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, बस ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दिया। सही है? सही बेटा? Yes, sir. सर। अब इसके बाद बेटा हमको एक फाइनल टेलीस्कोप देखना है जिसका नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कुछ नहीं खास होता है। इसमें जो आई पीस होता था, हम किससे बना रहे हैं? हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ही बना रहे हैं, टेलीस्कोप को टेलीस्कोप से ही बना रहे हैं। तो टेलीस्कोप में जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो आई पीस था वो कैसे लेंस का था? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। तो हम उसको रिप्लेस कर कॉन्वेक्स। देते हैं, बाई Like, कॉनकेव लेंस। वो तो कॉन्वेक्स खुद था ना,
वो तो कॉन्वेक्स खुद था। अब हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक जो है कॉनकेव लेंस यानी कन्वर्जिंग बजाय डाइवर्जिंग लेंस से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहने लगते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप। बेटा हमारे पास 8 मिनट का टाइम है, इसमें हम इसको निपटा लेंगे। तो एक मैं इसका जो फिगर है वो दिखा देता हूँ आपको। आप सबको दिख गया बेटा? यस सर। अब देखना इसमें Yes, sir. इसमें पहला वाला जो लेंस है वो वही है, ऑब्जेक्टिव जैसा होता था। ये वाला जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव, और दूसरा वाला क्या है, आई पीस। अभी जो आई पीस आप देख रहे हैं बेटा वो कैसा है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव? So concave. कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का यूज कर दिया। और बेटा जरा इस बात को ध्यान से देखें कि हमारा जो लेंस है कुछ कैसे जुगाड़ बनाया गया। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस जो कैपिटल एल ऊपर फिगर में लिखा हुआ दिख रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करके कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट रेज आई, उस लाइट रेज को हम जानबूझ के जो आई पीस होता है उसके फोकस पे गिराते हैं। देखा बेटा ये वाला जो इंसिडेंट लाइट रे है ये कहाँ पे जा रहा है, ये दूसरे लेंस यानी आई पीस के फोकस पे जा रहा है, दिख रहा है ऐसे फोकस पे। और अगर फोकस से जाएगा तो जाहिर सी बात है आई पीस का काम क्या होगा या कॉनकेव लेंस का काम क्या होगा, उसको पैरेलल कर देना ना। तो ये पैरेलल लाइट रेज आपको दिख रही होगी, दिख रहा है बेटा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज कुछ ऐसा बनेगा कि ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि इनफिनाइट पे, यानी कैसा कंडीशन, मैक्सिमम स्ट्रेस या मिनिमम स्ट्रेस? मिनिमम स्ट्रेस। अच्छा दूसरी खास बात ये है, देखो बेटा अभी तक जो हमारा इमेज बनता था इंटरमीडिएट वाला वो दोनों लेंसेज के बीच में बनता था ना, जबकि यहाँ पे कहाँ में बन गया है बेटा, बाहर बन गया है, ट्यूब के बाहर। दिख रहा है ना, आई पीस के राइट साइड में बना है, तो ट्यूब के भीतर नहीं बनेगा। ट्यूब का मतलब क्या है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, उसके बाहर बना है। तो उसके चूंकि बाहर बनता है तो जो टेलीस्कोप है उसका यूज हम मेजरमेंट के लिए नहीं कर सकते। सही बेटा, ये जो टेलीस्कोप है मेजरमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में बना नहीं। जो हमारा इमेज बना है वो कैसा बना है, वर्चुअल, तो नॉट फॉर मेजरमेंट, हम इसको मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो आई है दैट इज इंटरमीडिएट इमेज, intermediate image is outside the tube। सबको दिख रहा है बेटा, आउटसाइड द ट्यूब बना हुआ दिख रहा होगा आपको, आई बाहर बना हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? अब बेटा देखो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। बेटा पैरेलल आ गया तो तुमको याद हो गया होगा कि कौन सा होना है, F0/Fe, याद है? Yes, sir. अच्छा नेगेटिव मैंने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि Fe खुद नेगेटिव है, याद है भाई? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था -F0/Fe ना। जी सर। लेकिन मैंने क्या लिखा, F0/Fe, क्यों? क्योंकि जो Fe है वो क्या होगा, नेगेटिव, कॉनकेव लेंस है ना भाई। Yes, sir. तो यहाँ पे Fe क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव रखेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, सही है? Yes, sir. बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत? सही है? बहुत सही। अब लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ये जो L आपको दिख रहा है, ये L कितना होगा बेटा? देखने से तो ये लग रहा है कि F0 - Fe होगा। यस सर। F0 - Fe होगा, है ना? और अगर साइन जी कन्वेंशन सर। की बात करें तो भाई F0 + Fe हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि Fe निगेटिव हो गया, है ना? Yes, sir. हाँ। तो इस तरीके से बेटा बातें बता सकते हैं। तो लेंथ जब हम लिखेंगे तो F0 + Fe लिखेंगे, और मैग्नीफाइंग पावर आपको दिख ही रहा है। देखो आप ध्यान से, तो कास्ग्रेन और यहाँ पे गैलीलियन टेलीस्कोप, इन दोनों में ही अगर आपने ध्यान दिया हो तो लेंथ जो है, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो वही वाला है जो मिनिमम स्ट्रेस वाला कंडीशन है, वही वाला।
और बाकी सारी बातें वही हैं, बस अंतर क्या है, कासग्रेन में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हटा दिया जाता है मिरर से, और यहाँ पे जो आई पीस है उसको हटा दिया जाता है एक डाइवर्जेंट यानी कॉनकेव लेंस से। सही है? जी सर। तो बस इतना बेटा, इसमें एक बात आज भी रह गई जिसका नाम है कैमरा। कैमरा में कुछ बताना नहीं है, लेकिन फिर भी अब है तो बता देना होगा, क्योंकि इस समय मामला बहुत खराब चल रहा है। खराब ये चल रहा है कि एंटी एग्जाम ले रहा है जो कि बहुत ही आसान ले रहा है, और जब बहुत आसान होता है तो उस जगह पे सिलेक्शन का एक ही तरीका होता है, और तरीका क्या है, जितने फॉर्मूले हैं सबको याद जरूर कर लो, ठीक है, और खास करके फालतू फॉर्मूले को जरूर याद कर लो, जो आलतू फालतू से होंगे तो उनको याद करने से फायदा ये होगा कि वो सीधे उसी में क्वेश्चन पूछ देगा। वो सिंपल सी बात है, वो एनसीईआरटी स्पेसिफिक है, तो एनसीईआरटी में जो भी फॉर्मूले लिख के दे दिए गए हैं आलतू फालतू वाले, भाई सही वाले अच्छे वाले तो हम पढ़ते ही हैं, आलतू फालतू जितने भी फॉर्मूले सबको याद कर लेंगे, भले हमको लगे कि हाँ ये क्यों ये क्या, याद कर लेंगे और सिंपल सा उस पर एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। मतलब अगर आलतू फालतू फॉर्मूले अगर आपको 5 दिख जाए तो 5 याद कर लीजिए, और इन 5 पे क्वेश्चन 100% आएगा। 5 मतलब सारे 5 पे नहीं, 1 या 2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल मिलते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन में कैमरा तो पढ़ेंगे ही, वो इतना बड़ा नहीं है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैमरा पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम स्टार्ट कर देंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ओके Okay, sir. चलिए।